स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। एक्सपायरी का दिन और हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी उसकी बातचीत होगी। फिलहाल मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एक बार फिर मुनाफा वसूली के दबाव में बाजार टूटता हुआ खास प्रेशर आ रहा है निफ्टी बैंक से। और निफ्टी भी 66 अंक नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक जिसने कल एक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया है ये, और अब 290 अंकों की गिरावट दिखाने को मिल रही है। 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। मिड कैप्स भी थोड़े से फिसले हैं, लेकिन आज के इस मूव में चुनिंदा मेटल काउंटर्स है जहां पर थोड़ी सी खरीदारी की अंश अभी भी बाकी है। और अगर मार्केट ने आज शुरुआती ट्रेड में कुछ तेजी दिखाई तो वो टेक्नोलॉजी काउंटर्स की बदौलत थी। अभी भी आप ध्यान देंगे तो HCL टेक पॉजिटिव टेरिटरी में 1.5% ऊपर। इन्फोसिस के नतीजों से पहले यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, वो स्टॉक आ चुका है नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन HCL टेक में अच्छी तेजी है। TCS का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। L&T, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी का फ्लो है। HDFC, ग्रासिम, ये दूसरे ट्रेड्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई। तो आप एक और सत्र देख रहे हैं जहां पर हम 17,900 के नीचे ही कारोबार दिखा रहे हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, उनकी तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इसकी बात करेंगे। आशीष कयाल, रत्नेश गोयल, समित चौहान हमारे साथ इस मैदान में हैं। तीनों के रिटर्न्स आपके सामने हैं, तो एक कांटे की टक्कर आशीष और रत्नेश के बीच। आशीष आज 10.6% के रिटर्न्स पर खड़े हैं, वहीं रत्नेश ने 10% के रिटर्न्स कमाए। ये कल दोपहर तक की स्थिति है बाय द वे, और 6% तक के रिटर्न -6% के रिटर्न्स समित के रहे हैं। आज के लिए अप्रोच क्या रहेगी समित, कंसिडरिंग एक तो एक्सपायरी वाला दिन और फिर वीकनेस कायम? देखिए 2-3 दिनों से यस वीकनेस है हायर लेवल पे, और जो रेंज की हम बात कर रहे थे वो रेंज श्रिंक हो चुकी है। 18,100, 17,750, 800 ये रेंज अभी श्रिंक हो गई है। यहाँ पे 17,750 एक सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट, और ये जब तक होल्ड हो रहा है तब तक हम फिलहाल एक रे ऑफ होप हो सकता है। बट उसके नीचे फिर 300 350 पॉइंट का एक करेक्टिव मूव अनफोल्ड हो सकता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है हमारा बायस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, और अभी भी होपफुल रहेंगे कि हमें सेकंड हाफ में एक थोड़ी बहुत रिकवरी मार्केट में दिख जाए। सेकंड हाफ में रिकवरी की उम्मीद अभी भी है समित को। रत्नेश, क्या लग रहा है, तेजी और मंदी दोनों करने का दिन बन रहा है आज फिर? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अप्रोच कंटिन्यू जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि सेल ऑन राइज का रहेगा। हालांकि जरूर ये इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है 17,800, 17,775। ये काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है बाजार के लिए। अब ये अगर होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, पर फिर भी ऊपर में बहुत लंबा मुझे नहीं दिखता है। ज्यादा तक खींचता है तो 18,000 तक वापस बाजार आ सकता है। वहां पे वापस से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज के सत्र में देखे तो डेली चार्ट में नजर डाल तो 100 मूविंग एवरेज नीचे भी निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा मैं अभी भी यही रहेगा कि थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहिए लॉन्ग साइड में, और सेल ऑन राइज का ही मूड रखना चाहिए। सेल ऑन राइज के मूड से ही यहाँ पर दरअसल इनके 10% के रिटर्न्स बने हैं, और वही स्ट्रैटेजी ये लेकर चलेंगे। आशीष, आपने इनफैक्ट तेजी वाले ट्रेड्स पकड़े थे और उसका फायदा मिला। आज के लिए कुछ मंदी का सौदा भी पकड़ना जरूरी है क्या, इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए? देखिए ओवरऑल जो बाजार का अगर ट्रेंड देखे तो दबाव बना हुआ है, और कल का जो लो था वो भी ब्रीच कर दिया है। तो सेलिंग प्रेशर है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है कहीं भी। इधर डायरेक्शन में आप देखें तो ऊपर नीचे दोनों बाजू ही मूव कर रहा है, और ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है मेरे ख्याल से। और अभी तक हमने जो भी कॉल्स दिए बाय साइड पे वो चले हैं, तो अभी फिलहाल मैं बाय के साथ ही रहना चाहूंगा। लेकिन एक ही स्टॉक जोड़ूंगा अभी फर्स्ट हाफ में, क्योंकि हमने देखा है सेकंड हाफ में थोड़ा सा दबाव शायद अगर आज बनता है तो शायद एक सेल कॉल भी मैं जोड़ूंगा सेकंड हाफ में। ओके, तो शायद सेकंड हाफ में एक सेल कॉल आएगा। और आपके पोर्टफोलियो में इनफैक्ट एक बार वो टॉप ट्रेड्स लेकर आइएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स तीनों जानकारों ने दिए। आशीष कयाल का ग्रीव्स कॉटन था जो करीब 3% के रिटर्न्स कमा कर गया। CG पावर ने करीब 2.5%, 2.5 से 3% तक की कमाई समित के लिए की, और मैक्स फाइनेंशियल ने कमाई की 1% तक की रत्नेश के लिए। लेट्स बिगिन विद आशीष कयाल। ग्रीव्स कॉटन आपने कल से आज में से कैरी किया, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लिया क्या अभी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया ग्रीव्स कॉटन में। तो इसलिए जहां पर भी ऐसे मार्केट में जहां भी मुनाफा मिल रहा है, जहां भी प्रॉफिट मिल रहा है, वहां पर बुक करके चल रहा हूँ।
और नई पोजीशन जहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, वो स्टॉक्स मैं जोड़ रहा हूँ, उस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल ग्रीव्स कॉटन में 145 पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 143 के आसपास तक का ट्रेड है। आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर इन्होंने ग्रीव्स कॉटन में प्रॉफिट बुक किया, क्रिसिल में प्रॉफिट बुक किया, एमआरपीएल में एग्जिट लिया। नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप आशीष? नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा फिलहाल आज के लिए वो है एमटार टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम बना है इस स्टॉक के अंदर। अपने 20 डीएमए से ही बाउंस बैक भी अच्छा खासा हुआ है, वॉल्यूम्स पिकअप हुए और ओवरऑल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बनाया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है एमटार टेक्नोलॉजीज में। और ओवरऑल मार्केट से इंडिपेंडेंट चल रहा है ट्रेंड, जहां दबाव बना हुआ है ब्रॉडर मार्केट में, ये ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 1660 का और टारगेट है 1890 का। 1660 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 1890 का टारगेट। एमटार बाय साइड का ट्रेड ये है फिलहाल वो तेजी वाला सौदा जो इस समय आशीष ने पिक किया है। रत्नेश का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आ जाएगा और रत्नेश के ट्रेड्स में अगर आप ध्यान दें तो कल जैसे हम मेंशन कर रहे थे, मैक्स फाइनेंशियल पर बाय कॉल बुक किया, चोला इन्वेस्टमेंट सेल कॉल था, वहां पर एग्जिट कर लिया। रत्नेश, नया क्या जोड़ रहे हैं आप आज? मैं अभी जी लिमिटेड का सेल के साइड जाना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अच्छा ब्रेकडाउन देखने को हमको मिल रहा है और ये अपने इम्पोर्टेंट एवरेजेस के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जी में सेल करना रत्नेश, चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस मैं लगाना रत्नेश, चाहूंगा यहाँ पे रत्नेश, 235 का और टारगेट मेरा आएगा 190 का। रत्नेश, सब सुन लिया हमने, टारगेट स्टॉप लॉस। मैं आपको टोक रही थी, अगर आप क्लैरिफाई कर सके कौन सा स्टॉक, क्या BEL? जी, अच्छा, क्यों मुझे हाँ वो सुनाई नहीं दिया, स्टॉक का नाम ही नहीं सुनाई दिया। कोई नहीं, जी इतने एनग्रॉस हो गए ना तो सुन ही नहीं रहे थे आप। कोई नहीं, जी एंटरटेनमेंट में एक शॉर्ट का ट्रेड है, 235 का स्टॉप लॉस रहेगा, 190 का स्टॉप लॉस। स्टॉक देखिए 1% नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर एक डाउन साइड ये फिलहाल पकड़ रहे हैं जी एंटरटेनमेंट में। समेत ये गॉडफ्रे फिलिप्स और तानला अभी भी है पोर्टफोलियो में? जी नहीं, तानला मैंने एग्जिट कर दिया, गॉडफ्रे फिलिप्स का अभी हमारा कन्विक्शन है। तो गॉडफ्रे, आपको लग रहा है कि जो आपने टारगेट दिया था 2330 ये अचीव हो पाएगा? यस, नॉट नेसेसरी ये वीक हो, बट नेक्स्ट वीक भी ये हो सकता है। तो तानला से एग्जिट कर लिया है, वो एक नोट बना लीजिए आप प्लीज डायरेक्टर साहब। और फिर नया क्या जोड़ रहे हैं आप? यहाँ पे RVNL, रेल विकास निगम, ये स्टॉक एक स्टेडी मूवर रहा है और इनफैक्ट बजट के पहले थोड़ा बहुत हम हरकत भी देखते हैं रेल रिलेटेड स्टॉक्स में। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पे जो इसके रीसेंट हाइज है 84 85, वहाँ पे जाने के लिए अभी दमखम रखता है। एक अच्छा करेक्शन उसने कंप्लीट किया है, टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों भी करेक्शन कंप्लीट हुए और आज ये स्टॉक ने एक नेकलाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें लगता है कि 84 85 का टारगेट मानिए, 85 का टारगेट हम मान सकते हैं और 72 का स्टॉप लॉस यहाँ पे RVNL के लिए रखना चाहिए। 72 का स्टॉप लॉस, 89 का टारगेट, ये है बाय साइड का ट्रेड RVNL पर। और गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ बने रहे हैं, तानला को एग्जिट किया। आशीष, आप एक और स्टॉक वैसे जोड़ सकते हैं, क्या रहेगा वो? फिलहाल तो मैं एक ही स्टॉक जोड़ना चाहूंगा क्योंकि शायद दबाव बन सकता है बाजार में, तो फिर बाद में मेरे ख्याल से एक सेल कॉल मैं जोड़ूंगा अगर निफ्टी कुछ 17,800 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो। समेत आपको जोड़ेंगे? जी हाँ, यहाँ पे PNC इंफ्रा जो हमने स्टार्ट ऑफ द वीक भी हमने ये स्टॉक को इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि वो अनफॉर्चुनेटली तभी उसने फॉलो अप बाइंग नहीं दिखाई है, बट उसका कहीं ना कहीं अभी हमें एक अच्छा खासा वापस ट्रैक्शन आते हुए दिख रहा है। तो PNC इंफ्रा को हम रीइंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। 312 का स्टॉप लॉस होगा और लगभग इसका जो टारगेट होगा वो 360 का रहेगा। 360 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं PNC इंफ्रा 360 टारगेट और स्टॉप लॉस 312 का है, ये एक बाय साइड का ट्रेड। रत्नेश, आपके पास भी मौका है एक नया ट्रेड जोड़ने का, क्या होगा वो? मैं थोड़ा सा सेकंड हाफ में वेट करूंगा, अगर 17,800 17,775 तोड़ती है तो फिर मैं वापस से सेकंड हाफ में ट्राई करूंगा। अगर बाउंस आता है तो फिर कल जैसे कि MFSL मैंने बाय दिया था मोमेंटम देख के, तो अगर उसमें कुछ दिखेगा तो फिर वो लूंगा। सेकंड हाफ का वेट करेंगे। ओके, तो ये सेकेंड हाफ में दरअसल ट्रेड आएगा, इस समय नहीं, ये फिलहाल आपके लिए व्यू है और समित ने दे दिया है PNC इंफ्रा के साथ RVNL। चलिए
मौका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हमारे जानकारों के बाकी ट्रेड्स का जायजा भी लेंगे कि उसका कितना परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और CNBC आवाज़ पूरे 18 साल पूरे कर रहा है कल के दिन, जी हाँ 13 जनवरी। और इसी मौके पर हमने कई सारे कॉर्पोरेट्स, कई सारे इंडस्ट्री लीडर से बात की है। उसका एक अंश आपको सुनाएंगे। अनिल अग्रवाल के साथ जो बातचीत हुई, ग्लोबल मंदी पर इनकी क्या राय है वो आप सुनेंगे। देखते ही देखते 300 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी बैंक आ चुका है। 42,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 17,800 को टेस्ट करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। दबाव तो बढ़ ही रहा है, आधा % नीचे दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक। चले हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका रिकैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एमटार जोड़ा था आशीष कयाल ने। एक स्टॉक है, एक स्टॉक के लिए जगह है 1890 टारगेट, 1660 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिएगा, यहाँ पर आधे % तक का दबाव देखने को मिल रहा है। रत्नेश ने जी एंटरटेनमेंट पर शॉर्ट कॉल दिया। 190 का टारगेट, 235 स्टॉप लॉस है। यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ और तानला से एग्जिट कर लिया था। गॉडफ्रे को कैरी कर रहे हैं। आरवीएनएल नया जोड़ा 85 का टारगेट, 72 स्टॉप लॉस। पीएनसी इंफ्रा नया जोड़ा 360 टारगेट, 312 स्टॉप लॉस है समित का पोर्टफोलियो। अब रिटर्न्स देखिए, गॉडफ्रे तो इनके बस रिटर्न्स को और भी नीचे ही खींच रहा है। आई थिंक यू हैव टू रिकंसिडर इट समित। आरवीएनएल में हल्का सा पोजीशन पॉजिटिव साइड पर, पीएनसी इंफ्रा दबाव में है। यह है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। मुनाफे का मीटर अब 11% से ज़्यादा के रिटर्न्स आशीष कयाल के, 11.5% टू बी प्रिसाइज। नियरली 10% के रिटर्न्स, 9.76% के रिटर्न्स रत्नेश गोयल के। और जो -6 पर थे समित, वो अब -2.9 पर आ चुके हैं। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स दोपहर में आप लोगों के जो ट्रेड्स होंगे रत्नेश और साथ ही साथ आशीष, उसका इंतजार रहेगा। इस बीच अमेरिका में मंदी आएगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। लेकिन राय तो अभी भी बटी हुई है। और CNBC आवाज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में वेदांत चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि अमेरिका में मंदी का ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ यूरोप को लेकर वो चिंतित है। ये सर आजकल ये जो बड़ी चिंताएं अमेरिका और यूरोप और लंदन, पता नहीं कहाँ से रोज़ सुबह उठते हैं तो एक अलग सी खबर पढ़ने को मिलती है। कभी गोल्डमैन सैक्स कुछ बोल देते हैं, कभी ब्लैक रॉक वाले कुछ बोल देते हैं, कभी JP मॉर्गन वाले। ये क्या है, मतलब ये कुछ डर है क्या? नहीं, इन्फ्लेशन तो है ही। इन्फ्लेशन बाहर में उसका प्रभाव आना है। कभी कभी ये रिसेशन आना अच्छा भी होता है, उससे करेक्शन हो जाता है। लेकिन इंडिया को हर आदमी ने कहा है कि इंडिया में इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि ये लोग मैच्योर्ड इकोनॉमी है अमेरिका वाले। आज देखिए तो आप डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया कि हर आदमी डॉलर के पीछे देख रहा है। अब हर कंट्री, 3-4 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया अपनी अलग करेंसी बना रही है, जिससे कि डॉलर पर प्रेशर कम आ जाए। हम लोग आपस में जो ट्रेड करेंगे हम अपनी करेंसी से कर लेंगे। उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और यूरोप में गैस की प्रॉब्लम है, हर आदमी परेशान है, यूके में भी परेशान है। इन सब मामलों में आगे आने वाले दिनों में इंडिया एक स्वीट स्पॉट उभर के आया है। अमेरिका इतना स्ट्रांग है हर तरह से, वहाँ इफेक्ट कम होगा। दो इन्फ्लेशन वहाँ आएगा, रिसेशन वहाँ रहेगी, लेकिन वो उसका इफेक्ट कम होगा ऐसा लगता है। वो अभी भी लीडर बन के चलेगा। और चाइना भी जो मेरे को लग रहा है कि वो करेक्शन की पोजीशन में है और सबसे हाथ मिला के, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, हाथ मिला के कोशिश कर रहा है कि हम वापस उस पोजीशन पर आ जाएं। लेकिन पुरानी बहुत गलतियां हुई हैं उनसे, उसको करेक्ट करके वो उसकी भी डिमांड आगे आने वाली है। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है, जैसे मेटल की प्राइस देख रहे हैं, कमोडिटीज़ की प्राइस देख रहे हैं, मेरे को ऐसा कोई डर लगता नहीं है। ईश्वर चाहे जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो, जो कि ये ओवरहैंग ख़त्म हो। किसी भी इकॉनमी के साथ ग्रो करने के लिए या चीज़ों को बढ़ाने के लिए पॉलिसी डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। तो एक हम लोगों ने चर्चा की कि लैंड अवेलेबल हो और इजी लोगों को दिया जाए, लेकिन बड़ी संख्या में हमको यूथ को जो है काम पे लगाना है, जो नौकरी ढूंढते रहते हैं। या तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ सबसे ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिखती हैं? मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होंगी, सर्विसेज में होंगी, या जो स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है
वो सबसे बढ़िया एक माध्यम हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि हिंदुस्तान आज के दिन भी 73% जो उसके इनकम है वो इंपोर्ट में खर्च होती है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम यहाँ नहीं बना सकते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बननी चालू होगी तो ये सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका हिंदुस्तान में हर आदमी आना चाहता है, टूरिज़्म इतना बड़ा स्कोप है जिसमें कि लाखों लोग इस काम में, करोड़ों लोग इसमें लग सकते हैं। ये बहुत बड़ा, हर स्टेट में एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस। अगर वो निकले और उसकी पॉलिसी बनाए, सिंपल पॉलिसी बनाए। हमारे यहाँ जो महाराजा ट्रेन है, हमारे यहाँ जो और दुनिया में कहाँ है 10,000 साल की धरोहर, हर तरह की हर आदमी यहाँ आना चाहता है। जो कि आज यूके में जितना, यूके हमारा प्रॉब्ली 120th स्टेट है और वहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं उससे कम हमारे यहाँ आते हैं। तो ये टूरिज़्म का भी एक बहुत बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग टूरिज़्म बहुत ज़बरदस्त है। तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने लोग लगेंगे अनबिलीवेबल है, सबसे ज़्यादा वहाँ लगते हैं।